Hello student, this is Tanu Tiptan और today we will discuss about on the topic of perquisites। क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने पार्ट किए हैं, जैसे कि नॉर्मल सैलरी के बारे में हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया, देन अब हम परक्यूजिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है हम कैसे कैसे इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा ये था, देन सेकंड हमारा अलाउंसेस का था, आज हमारा थर्ड है परक्यूजिट्स के ऊपर, देन फोर्थ एंड देन उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलो तो पढ़ते हैं, हमारे चैप्टर को वेट नहीं करना क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल आपको याद करने की ज़्यादा है, ठीक है, बट मैं आपको पूरा समझाने की स्टोरी के साथ समझाऊंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो सैलरी है वो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन से बनती है। क्या ये आपको चार्ट अभी तक याद है? क्या हमने बेसिक सैलरी कर ली? हाँ जी। अलाउंसेस पढ़ लिए? हाँ जी। परक्यूजिट आज हम करने वाले हैं, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड ड्यू ऑफ द सैलरी करने वाले हैं। इन सबके कॉम्बिनेशन से हमारे ग्रॉस सैलरी मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम डिडक्शंस लेते हैं अंडर सेक्शन 16 की। अंडर सेक्शन 16 के अंदर 16(1) के अंदर ये आता है, 16 सेक्शन 2 के अंदर ये आता है। देन उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस है तो आपका उसके अंदर 16(3) के अंदर है। इनको माइनस करने के बाद आपकी क्या बन जाएगी? वो अमाउंट बन जाएगी जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है ना। सो परक्यूजिट देख लेते क्या होते हैं। अब देखो सैलरी के अंदर आपको कुछ एक अमाउंट जो है, जो ये एम्प्लॉयर है आपका, ठीक है, कौन है ये? एम्प्लॉयर है, और यहाँ पर है एम्प्लॉई आप, ठीक है। एम्प्लॉयर ने आपको अगर कैश में कोई बेनिफिट दिया है, अब जब भी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ भी देगा, ठीक है, या मैं कहूँ कि रहने के लिए घर अरेंज नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि लो, कैश लेकर आप कहीं भी अपना घर अरेंज कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस हमने पढ़ा था, है ना। आपने कहा कि सर यूनिफॉर्म सिलवानी है, कहते हैं कैश लो, यूनिफॉर्म सिलवाओ। आपने कहा कि एजुकेशन, पढ़ाई की एजुकेशन है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए आपको कैश की, आपने एम्प्लॉयर ने कैश दिया तो उसको हमने क्या नाम दिया? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया था, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस दिए थे। मीन्स कि जब भी हम कभी भी एम्प्लॉई को बेनिफिट देते हैं, कौन? एम्प्लॉयर बेनिफिट देता है, अगर वो कैश में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं। अगर वही चीज़ आपकी कैश में ना होके वो फैसिलिटी खुद एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर दे, जैसे मैंने रेंट का एग्जाम्पल दिया, मैंने क्या पता एम्प्लॉयर खुद ही रेंट दे दे, क्वार्टर इसको खुद दे दे, या तो इसके सोर्सेज का हो सकता है, इसका ही घर हो सकता है किराए पे, या फिर उसने किराए पे ले रखा हो। ये कहते हैं कि एम्प्लॉय कहते हैं कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई बात नहीं, हमारा एजुकेशन हब है, आप उसके अंदर अपने बच्चों का एडमिशन करवाओ। दैट मीन्स फैसिलिटीज दे रही हैं, काइंड में है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि सर्विसेज हैं जो कि आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक एज ए बेनिफिट के तौर पर दे रहे हैं। तो ये भी आपकी सैलरी में इंक्लूड होती है एज अ पॉइंट ऑफ द टैक्सेबल पॉइंट ऑफ। क्यों? क्योंकि भाई आप कौन है? आपको याद है आप कौन है? मैंने आपकी नियुक्ति कर रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, आपको क्या करना है? आपको टैक्स लेना है। जितना से ज़्यादा टैक्स लेंगे ये आपके लिए मोटिव रहेगा, और इनके लिए क्या है कि जितना मैं कम दूँ उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। बट आपको तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कहते हैं एम्प्लॉयर ला भी टैक्स दे, तेरी कंपनी में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका टैक्स दे। वो कहते हैं भाई हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, इतनी इनकम नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉय को काफ़ी सारी सर्विसेज दी हुई है। अच्छा, कहते क्या दी हुई है? आपने पूछा क्या दी हुई है? कहते हैं हमने उनको रेंट एक घर दिया हुआ रहने के लिए, फर्नीचर दिया हुआ है, उसके अंदर प्रॉपर मेंटेन है, उसको उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने खर्चा उठा रखा है, उनके हेल्थ एजुकेशन के हेल्थ जो है उनके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया। कहते काम तो बड़ा अच्छा कर रखा है। आप कह रहे हो इनको काम बड़ा अच्छा कर रखा है मिस्टर एक्स जी, चलो कोई बात नहीं, आपके एम्प्लॉय का नाम बता दो। कहते हैं मेरे एम्प्लॉय का नाम राम है। फिर जाते हैं भागे भागे राम के पास, ला भाई तेरी सैलरी के अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं? वो कहता हाँ है। कहते हैं वहाँ से हमें टैक्स नहीं मिला, तुम अपने यहाँ पर टैक्स दो। मीन्स लेना कहीं ना कहीं से आपको लेना ही है। गवर्नमेंट अपने आप का नुकसान नहीं करवा सकती, इस वजह से वो या तो एम्प्लॉयर से चार्ज करती है या फिर एम्प्लॉय से चार्ज करती है, गवर्नमेंट को लेना होता ही। तो दैट्स रीज़न आज हम इनको पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से काइंड्स है, ऐसे कौन कौन से सर्विसेज है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, और एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल अमाउंट होगी बच्चे आपकी कि जो भी आपको परक्यूजिट मिली है, परक्यूजिट्स, अब देखो काइंड और सर्विसेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कैश में कन्वर्ट करेंगे। अब कैश में कैसे हो सकता है? अब रेंट पे आपने उसको रहने के लिए घर दिया, कहते जाओ मस्ती में रहो, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए फ्री है। अच्छा, गवर्नमेंट कहते अगर यही कमरा अगर तुम किसी और को किराए पर देते तुम कितना पैसा लेते? कहता 8,000 तो मिनिमम लेता। तो इसको हमने कैश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो भी आपको परक्यूजिट मिला है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसमें से एग्जम्पशंस जो लिमिट होने वाली है, एग्जम्पशन
वैल्यू होने वाली है उसको माइनस करेंगे। एग्जाम्पशंस वैल्यू क्या है, मीन्स कि सरकार के द्वारा कोई ना कोई थोड़ी बहुत छूट दी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को जिसको टैक्स पे करना होता है। अच्छा, उसमें से ये बैलेंस आने के बाद ना, जो बैलेंस आएगा यहाँ पे माइनस करने के बाद, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, अगर कोई पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से लिया हुआ है उस केस में वो पैसा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मीन्स कि एनी अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉय। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने उससे पहले ही 3,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रखी है, तो यहाँ पर 3,000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कहने का मतलब एम्प्लॉय से अगर कुछ भी ले रखा वो माइनस होगा। ये रूल है ना, सभी की सभी परक्यूजिट्स में एप्लीकेबल होगी, चाहे वो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है, फुल्ली पार्शली एग्जम्प्टेड है। ठीक है, पढ़ना शुरू करें, नोट्स पे आए। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा बेसिक बता दें जो कि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ये देखो हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद हमने अलाउंसेस को डिस्कस किया था, सारे के सारे अलाउंसेस थे हमने डिस्कस किए थे, फुली टैक्सेबल, पार्शियली थे, स्पेसिफिक थे। देन अब हम परक्यूजिट्स पे आ रहे हैं। परक्यूजिट्स क्या है, मैंने बताया कोई बेनिफिट है, एसेट्स है, या पढ़ लेना जो मैंने बता दिया। परक्यूजिट्स क्या हो सकती है, काइंड में हो सकती है, सर्विसेज में हो सकती है। बट यहाँ पर देखना है आप टैक्सेबल कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है, या फिर कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए होगी, या फिर मैं कहूँगी स्पेसिफिक लिमिट तक क्या होगी वो छूट मिलेगी, ठीक है, या फिर फुल्ली एग्जम्प्टेड होगी, टैक्स फ्री होगी। टैक्स फ्री मोस्ट ऑफ क्या होती है आपकी हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग होंगी। मीन्स ऐसी परक्यूजिट जो कि आपकी प्रॉपरली ऑफिशियली वर्क के लिए आप कर रहे हैं, ऐसी सर्विसेज जो कि आप ऑफिशियल वर्क के लिए दे रहे हैं, वो फुली टैक्सेबल होगी। जहाँ पर प्राइवेट पर्पज आ जाएगा, या मैं कहूँ कि पर्सनल पर्पज आ जाएगा, उस केस के अंदर वहाँ पर अमाउंट सारा का सारा टैक्सेबल होगा। क्यों, पहले ही बोला गया था कि जो भी बैलेंस एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए हैं, जो भी बैलेंस आप दे रहे हो, कैश दे रहे हो, काइंड दे रहे हो, एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स क्या होंगे, इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले वो देखते हैं कि परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, जो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर आता है, जितना कम लिखूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतना कम है। क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ द रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के द्वारा, अब ये देखो सेक्शन 3 से लेकर 3(1) से लेकर 3(7) तक जाएंगे, ठीक है। 3(7) में फिर आगे सब पार्ट है, 3(7)(1) से लेकर 3(7)(9) तक है, आई होप 8 तक है, 8 तक है आई होप मेरे हिसाब से, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो ये पढ़ने वाले हैं, मीन्स कि 6 तो ये, 8 ये, टोटल 14 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो कंसंट्रेट रखना, ओके। तो 3 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दी, अकोमोडेशन होता है रहने के लिए घर दिया। तो रेजिडेंशियल, अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले यहाँ पे दिया, ये मैंने आपको बता दिया, अगर कैश में कोई चीज़ प्रोवाइड की जाए, अलाउंस होता है, फैसिलिटीज दी जाए, परक्यूजिट होता है। आ जाओ, अब मैंने कहा कि रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन दी, तो स्टेप नंबर फर्स्ट सबसे पहला यही है कि आप ये चेकआउट करेंगे कि आपका एम्प्लॉय है कौन सा। मीन्स कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि जिसको आपने हाउस रेंट अलाउंस परक्यूजिट दिया है, रहने के लिए घर दिया है, वो एम्प्लॉय है कौन। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, काम थोड़ा बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉय हो जाता है तब थोड़ा सा हमारे, आपको पता है सबसे ज़्यादा आपको प्रोसेस करनी होती है। अगर मैंने कहा कि मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ भाई, अब बताइए सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैंने कहा कि जैसे कि ये हेमंत देख रहा है, हेमंत कर रहा है मैम मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अच्छा, आपके पापा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके पापा को अगर क्वार्टर मिला है, ठीक है, रहने के लिए, जैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है, आर्म फोर्स में होता है, पुलिस फोर्स में होता है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, बैलेंसिंग BSNL के अंदर होता है, इन सभी डिपार्टमेंट्स वालों को क्या मिलता है, क्वार्टर मिलता है ना। तो उनकी जो फीस चार्ज की जाती है ना, वो बहुत कम होती है, 1000 रुपये होगी, 500 रुपये होगी, 2000 रुपये होगी, जैसे भी हो। बट ये मैं अमाउंट कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी एक लाइसेंस फीस बोली जाती है। जो मैंने फीस लिखी है ना, ये क्या होती है कि लाइसेंस फीस होती है, जो कि कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया 1000 रुपये, 12 महीने का कितना हो गया, 12000 रुपये हो गया। अच्छा जी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट चार्ज कर रखी होगी, उसको माइनस कर देंगे। मान लीजिए 3000, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3000 माइनस करके 9000 रुपये क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी हेड के अंदर इसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी कि आपको इसके ऊपर क्या करना है, टैक्स देना है। कि इतना क्लियर हुआ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई लाइसेंस फीस के द्वारा ही उससे पूरे साल का, पूरे मंथ का क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा।
अच्छा, इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर है उसने जो घर दिया है रहने के लिए वो उसका खुद का घर है या फिर उसने वो खुद ही किराए पे लिया, हम इसको खुद किराए पे लेके फिर दोबारा से किराए पे दे रहे हैं, ऐसा है या ऐसा है। अगर खुद का घर है तो इस केस में सबसे पहले हम पॉपुलेशन चेक करेंगे, अगर किराए का घर है तो उस केस में हम ये देखेंगे कि उसने कितना किराया दिया है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, अगर उसके खुद का घर है तो हम ये देखेंगे कि हाँ उस एरिया की पॉपुलेशन है कितनी, पॉपुलेशन के बेसिस पे हम क्या करने वाले, सैलरी की उतना परसेंटेज चार्ज करेंगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है जितनी जितनी साइबर सिटी के अंदर जाएंगे पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होगी, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद इस तरफ के एरिया में जाए तो ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वहाँ पे देखेंगे रहने के लिए जो पीजी होते हैं, रहने के लिए जो घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। 21-25 हज़ार रुपये का एक रूम मिलता है, पता है ना। अच्छा, तो ऐसे ऐसे सिनारियों के अंदर ऑब्वियसली बात है, ऐसे एरिया में जा रहे हो, ठीक है, साइबर सिटी में जा रहे हो, हायर पॉपुलेशन में जा रहे हो, तो वहाँ पर इनकम का सोर्स भी तो क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा आपकी टैक्स की परसेंटेज क्या होने वाली है, बढ़ती आएगी। अगर आपकी जो एरिया की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ नहीं सॉरी, अप टू 10 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक है, तो आपकी सैलरी का, ध्यान से सुना, आपकी सैलरी का 7.5% लेंगे, ठीक है। ये आपको मेंशन दिया मिलेगा, या तो पॉपुलेशन दी जाएगी कि इस एरिया की पॉपुलेशन इतनी है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम दिया जाएगा कि ये सिटी है, तो नाम देख के आप, ऐसे मैं कहूँ कि मुंबई के अंदर आप रहते हैं तो पता लग रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर 10 लाख से लेकर 25 लाख तक है, वहाँ पर आपको 10% आपकी सैलरी का पार्ट लेना पड़ेगा। अगर अब वो 25 लाख है तो 15% लेना पड़ेगा। अगर इनमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि 10 लाख है, 25 लाख है, या 10 लाख से 25 के बीच में है, तो इस केस में आपको प्रॉपर सिटी का नाम दिया जाएगा। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब है जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस से, क्या कि एक तो बेसिक पे लेनी है, ठीक है, एक तो बेसिक पे लेनी है, नजर आ रहे हैं नीचे, एक आपको डीएनएस अलाउंस, डीपी लेना है, सॉरी डीपी, ठीक है, जो महंगाई भत्ता है वो लेना है, फीस लेनी है, कमीशन लेनी है, ऑल फुल्ली एंड पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस लेना है। मीन्स कि अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं ना वो सारे के सारे लेने हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, जब एम्प्लॉयर अपना खुद का घर लेता है और फिर खुद का उसका घर है जब उसको रेंट पे चढ़ाता है, ठीक है। अगर उसने ही खुद ही किराए पे लिया हो तो इस केस में ये देखेंगे कि कितना उसने एक्चुअल में रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, और 15% ऑफ द सैलरी, जो भी इसमें कम होगा वो क्या होने वाला है, उसकी परक्यूजिट की एग्जम्प्टेड वैल्यू होने वाली है। जहाँ पर भी आ जाए ना परसेंटेज पॉइंट, ये यहाँ पर ये तो क्या है, परक्यूजिट की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, यहाँ पर हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर जो भी होने वाली है वो हमारे परक्यूजिट्स की वैल्यू होने वाली है, और यही वैल्यू क्या होने वाली है हमारी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी सैलरी के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा हुआ है मिस्टर राम सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर है, हिज मंथली सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी 52,000 है, ठीक है, और 40% 52,000 के ऊपर मीन्स की सैलरी के ऊपर ही है। प्रोवाइडिंग द रेंट फ्री ऑन हाउस, मार्केट रेट कितना है, 15,000 रुपये है, एज पर द गवर्नमेंट लाइसेंस। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर नज़र डालनी चाहिए थी, यहाँ पे आपको आँख लगानी चाहिए थी आपकी कि मैम ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है तो हमें कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि सरकार ने कितनी लाइसेंस फीस दिखा रखी है वो देखनी। इसने कहा कि गवर्नमेंट की ने 1,000 रुपये पर मंथ क्या कर रखा है, घर का किराया सेट कर रखा है, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12,000 के ऊपर आपको टैक्स देना, दैट्स इट। चाहे 15,000 है, चाहे 10,000 है, कुछ भी है वैल्यू, मार्केट वैल्यू में कुछ नहीं लेना देना। ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर के केस में हम केवल लाइसेंस देखेंगे, लाइसेंस फीस है कितनी। अच्छा, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो इस केस में मैंने कहा कि जो मिस्टर अजय है प्राइवेट एम्प्लॉई है, और प्राइवेट कंपनी ने, जो कंपनी है उन्होंने उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कमरे की, ठीक है, उसमें 5,000 रुपये किराया कंपनी पे करती है, 5,000 रुपये पर मंथ एज अ रेंट। मीन्स की कंपनी ने क्या खुद किया हुआ है, खुद पहले हायर किया हुआ है, ठीक है, खुद पहले किराए पे लिया हुआ है, देन उसके बाद आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, मिस्टर अजय की जो सैलरी है 8 लाख है, आपको कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द परक्यूजिट, परक्यूजिट कितना टैक्सेबल होगा वही। अब हायर के केस में, और मैंने बोला था ऑन के केस में, ऑन के केस में क्या चेकआउट करेंगे, पॉपुलेशन चेकआउट करेंगे, और हायर के केस में हम 2 चीज़ें चेकआउट करते हैं, एक तो कितना अपने एम्प्लॉयर ने टैक्स पे अमाउंट पे किया, रेंट पे किया है, दूसरा 15% ऑफ द सैलरी।
अब रेंट कितना पे किया इसने, 5,000 रुपये पर मंथ में, इसकी 5,000 गुना में 12 करेंगे तो 16,000 60,000 हो जाएगा। 15% ऑफ देयर इज सैलरी, 15% कितना, सैलरी कितनी दे रखी है 8 लाख, 8 लाख का हम अगर 15% करें तो कितना होगा 1,20,000। अब इसमें से जो भी कम होगा विच एवर इज लेस, 60,000 1,20,000 में से जो भी कम होगा वो हमारी परक्यूजिट की वैल्यू बन जाएगी और उसको हम अपनी सैलरी हेड के अंदर ऐड कर देंगे कि हाँ जी इसके ऊपर टैक्स देना है। क्लियर है? क्या इतना समझ में आ गया? बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था, ठीक है, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए आसान। अच्छा, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉयर इतना मतलब दिलवाला एम्प्लॉयर है, वो कहता है कि तुम अब इतनी दूर से, मैंने कहा कि तुम पंजाब से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपकी ड्यूटी लगी है, जिसकी 23,500 कुछ पता नहीं 2,000 इतनी किलोमीटर दूर है, वो 2,500 ऐसा कुछ है, ठीक है। मैंने कहा कि तुम पंजाब से इतनी दूर आ रहे हो अरुणाचल प्रदेश वाले जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कि ठीक है तुम्हें रेंट पे फ्री एकोमोडेशन तो दे रहा हूँ मैं, होम रेंट किराए पे घर तो दे रहा हूँ, साथ ही साथ इसके अंदर ना फर्नीचर भी दे देता हूँ, लाइटिंग पंखा भी दे देता हूँ, ठीक है, फ्रिज भी दे देता हूँ, रेफ्रिजरेटर भी दे देता हूँ, मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और ऐड कर दी। तो ऑब्वियसली बात है जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा परक्यूजिट्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी? ऑब्वियस है बच्चे, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही आपकी सैलरी हेड के अंदर ऐड होती चली जाएगी। दैट्स इट, समझ पा रहे हैं? मीन्स कि अगर आपको घर के साथ साथ आपको अदर फैसिलिटीज़ भी मिल रही है उसकी कैलकुलेशन अलग की जाती है। देखो कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, उसमें भी यही देखा जाएगा कि जो एम्प्लॉयर है उसने अपने खुद से अरेंज, अपने खुद का फर्नीचर है, उसका खुद का रेफ्रिजरेटर है, खुद का टीवी है, ठीक है, खुद उसने एक बाइक दी है आपको, ठीक है, ये सब इसके अगर खुद के हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका 10% ऑफ एक्चुअल वैल्यू। मान लीजिए फर्नीचर की वैल्यू 50,000 है, ठीक है, 50,000 है तो इसका 10% करेंगे तो 5,000 और आपकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। घर की वैल्यू के साथ साथ 5,000 फर्नीचर की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि ये इसने भी हायर किया हुआ है, ये जो फर्नीचर इसने किराए पे लिया हुआ है, तो वही बात है जितना अमाउंट इसने किराए पे लिया, मान लीजिए इसने क्या किया हुआ है 3,000 रुपये पर मंथ क्या देते हैं, इनका किराया देते हैं, तो 3,000 रुपये इनकी रेंट के अमाउंट में ऐड हो जाएगा। मीन्स की रेंट की अमाउंट तो होगी, साथ में सर्विसेज की भी अमाउंट होने वाली है। उसे बोलते हैं कि फर्निश्ड हाउस एंड अनफर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड हाउस का मतलब है जहाँ पर आपको फर्नीचर और अदर फैसिलिटी साथ दी जाती है घर के साथ साथ। अनफर्निश्ड का मतलब होता है जब आपको किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती। किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती का मतलब क्या है कि आपको केवल एक कमरा दिया गया, उसके अंदर जितना भी सामान होगा आपका होगा, तो वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी, तो ओनली होम वैल्यू इज कैलकुलेटेड। हम उस टाइम हम केवल घर की वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने ऊपर सीखा है ना। अच्छा, अगर फर्नीचर भी है तो हम चेक करेंगे कि जो फर्नीचर है वो ओनर का खुद का है या किसी किराए पे दिया हुआ है। अगर फर्नीचर खुद का है तो क्या करेंगे, जो वैल्यू आप पहले दे रहे थे घर का, होम का खर्चा था वो, और उसमें 10% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फर्नीचर ऐड कर देंगे। अगर वो घर किराए का है तो परक्यूजिट वैल्यू जो पहले हमने कैलकुलेट की थी होम की, उसमें हायर जितनी चार्जेस जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है किसी और को, वो हम दे देंगे। क्या आपको इतना समझ में आया? आई होप क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, दूसरा साधन है एकोमोडेशन का। सबसे पहला तो क्या है, आपको घर ही दे दिया। अच्छा, आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं, मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश के अंदर जा रहे हैं और वो ड्यूटी है आपको कम से कम 15 से 20 दिन निभानी होगी। अभी ये पता है 15 से 20 दिन निभानी होगी वो ड्यूटी। अच्छा, जा रहा है ऑफिस पर्पज के लिए, ठीक है, जा रहा है किस पर्पज के लिए, ऑफिस पर्पज के लिए। ये कहते हैं कि हमने वहां पर तुम्हें होटल में रहने के लिए अगर हमने कहा, ऑफिस वाले कहते हैं ये हमारा ऑफिस है पंजाब के अंदर, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनका होटल है। इसने कहा कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाने के बाद हमारे द्वारा हमारे ही होटल में रह लेना। एम्प्लॉय कहते हैं ओके सर, रह लेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है तुमने तो इसको सर्विसेज दे दी, हमें क्या मिला भाई, हमें तो टैक्स मिला ही नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ठीक है तुमने सर्विस दी, अच्छी बात की, ठीक है, बट एम्प्लॉय के पास आते हैं कि हाँ जी तुम उसमें रह रहे हो, तुम्हें बेनिफिट मिला है, होटल में रह रहे हो, तुम एक कस्बे में भी मतलब एक झोपड़पट्टी में भी रह सकते थे, इतनी बढ़िया फैसिलिटी वाले एरिया में रह रहे हो, है ना। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि तुम्हें इसके ऊपर टैक्स देना होगा जो तुम बेनिफिट ले रहे हो। तो अच्छा कितना देना होगा, उसने कहा कि अगर आप 15 दिन तक, एक दिन से लेकर 15 दिन तक
उस होटल में रहते हो तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। कहते अच्छा, जैसे ही मैंने एक दिन 16वां दिन कर दिया, तो जैसे ही आप 16वां दिन करोगे, ठीक है, उस ड्यूरेशन में जितना भी आपने कमाया है, जितनी भी आपने सैलरी अर्न की है, उसका आपको 24% देना पड़ेगा। क्लियर है? देखो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेशंस क्या कहते हैं कि अगर आप वहां पर 15 दिन या 15 दिन से कम रहे तो टैक्सेबल अमाउंट क्या रहने वाली है? नील, कुछ नहीं देना आपको। अगर जैसे ही 15 से एक दिन आगे हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, जितने भी हो, तो आपको क्या करना है? 24% ऑफ द सैलरी लेना है। अब देखो होटल में रह रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, एसी रूम होगा, बेड भी अच्छे से गद्देदार होगा आने वाला है ना, ठीक है। और दूसरा, अगर वही एक्चुअल जो चार्जेस अगर होटल के एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वहां पर जितना एम्प्लॉयर दे रहा है वो 24% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर क्या हो रहने वाली है? आपकी परक्यूजिट्स की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी कि हाँ ये वैल्यू और वो सैलरी हेड के अंदर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर है? और सैलरी वही लेनी है जो उस दिनों में आपने कमाई है। द सैलरी हैज बीन टेकन ओनली फॉर द नंबर ऑफ द डेज द पर्सन स्टे इन द होटल, जितने दिन वो होटल में रहा है और उस दिन के दौरान आपने जितना भी कमाया है उसको लेंगे। ठीक है, होटल एकमेंडेशन आ गया। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक साइट का एकमेंडेशन भी है शायद तुम्हारी बुक में। मैंने अपनी साइट पे देखा कि जैसे डिफरेंट मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर्स मैं करवा रही हूँ ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को बेस लेके किया जा रहा है, चाहे आपकी डी यूनिवर्सिटी है, पी यूनिवर्सिटी है, सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, के है, ठीक है, CRSU है, ठीक है, GJU यूनिवर्सिटी है, IG यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी को बेस लेके किया। वहाँ पर साइट, कुछ यूनिवर्सिटी में साइट रिकमेंडेशन थी, कुछ में नहीं थी। अगर कि आपकी में है तो सुन लीजिए, 2 मिनट का पॉइंट है। साइट रिकमेंडेशन का मतलब होता है, साइट का मतलब क्या है कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपने कभी देखा है कि मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो तंबू गाड़ लेते हैं। तंबू समझते हो? तंबू समझते हो? आप लोगों ने तंबू गाड़ा, ठीक है, यहाँ रस्सी से ये बांध दिया, मेरा तंबू कुछ अजीब सा बना है, बट हाँ समझ जाना इसमें। और आप इसमें रह रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे चलो रहने का तो खर्चा थोड़ा सा, तंबू गाड़ने में भी थोड़ा खर्चा आएगा। अब ऐसे तो है नहीं कोई लकड़ी डाली और ऊपर से एक चद्दर डाल दी, नहीं, हवा भी आएगी, बारिश भी आएगी, उन सभी से बचने के लिए आपने एक सॉलिड मटेरियल खरीदा। एम्प्लॉयर कहता है ये खरीदने के लिए मैं आपको सर्विस दूंगा, खाना खाने के लिए मैं आपको सर्विस दूंगा। एम्प्लॉयर ने खर्चा कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब बेनिफिट किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो साइट पे जितना भी खर्चा होगा, उस पर्टिकुलर तंबू गाड़ने में जो खर्चा होगा, वो जो एम्प्लॉयर ने पे किया है, जितना अमाउंट उसको पे किया है, वो आपका एज इट इज सैलरी हेड के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मतलब कि तुम लोग छोड़ने वाले नहीं हो, हम कहीं चले जाए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आता है ये भी आता है। कुछ एक पॉइंट होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, इनके ऊपर ना एक सेपरेट क्वेश्चन देते हैं, 4 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है, इस तरीके से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाउस रेंट अलाउंस, इवन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस की थी ना, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस किए थे ना, तो मैंने वहाँ पे भी आपको डिस्कस किया था कि हाँ ये जो पॉइंट्स मैं आपको करवा रही हूँ अभी फिलहाल जो करवा रही हूँ, HRA हो गया, ठीक है, रेंट फ्री एकमेंडेशन हो गया, कार का हो गया है, ठीक है, और कौन सा था, अलाउंसेस में फुल्ली एग्जाम्प्टेड वाले 6 पॉइंट्स होते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सेपरेटली, बड़े क्वेश्चंस में तो आते ही ये एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। समझो इसके क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि परक्यूजिट्स दिया है, मीन्स की फैसिलिटीज दी है आपको, किसकी? मोटर कार की। कहता है एम्प्लॉयर कि लो भाई ये ले भाई, ये है इधर एम्प्लॉयर, ये है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉई से ये ले कार, ठीक है, ये ले कार, इस कार का तुम यूज़ करो, बड़े मज़े से यूज़ करो। कहते हैं अच्छा, बड़ा खुश हुआ। जैसे ये देखा कि ये कार है किसकी, ऑनर की है, मीन्स की एम्प्लॉयर की है, या फिर एम्प्लॉई की है। अब एम्प्लॉई की कार ही ऑफिस में यूज़ होगी तो उसका तो कोई मतलब उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा एम्प्लॉई को, है ना। तो सबसे पहले केस पड़ता है जब कार किसकी होती है? एम्प्लॉयर की होती है। खर्चा पानी तेल पानी का हो गया, जैसे ड्राइवर हो गया, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, हमेशा रिपेयर करवानी पड़ती है ना कार 1-2 महीने के बाद, वो सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है, बट उसको यूज़ कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कौन सारा बेनिफिट ले रहे हैं? एम्प्लॉय ले रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जब ऑनर की कार है, मेंटेनेंस का खर्चा भी ओनर उठा रहा है, सब कुछ काम वही कर रहा है, तो इस केस में ये देखेंगे कि यूज़ कहाँ हो रहा है। यूज़ अगर आपका ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हो रहा है,
तो इस केस में आपको किसी भी अमाउंट के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, जो टैक्स की जो अमाउंट होने वाली है वो बिल्कुल नील होने वाली है। क्या होने वाली है? नील होने वाली है। अच्छा, जैसे ही मैंने देखा कि जो है प्राइवेट पर्पस के लिए होने वाला है, ठीक है, जो एम्प्लॉई है फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा है, फैमिली को लेके जा रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल पर्पस नहीं है, फैमिली पर्पस है, ठीक है, प्राइवेट पर्पस है। तो इस केस में एम्प्लॉयर ये कहता है, एम्प्लॉयर दैट मीन्स जो ओनर ये कहता है कि मैंने आपको क्या क्या दिया है, मैंने आपको कार दी है, कार के ऊपर क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चा होता है, रनिंग का खर्चा होता है, मीन्स कि पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, दैट मीन्स आप उसकी रिपेयरमेंट करवा रहे हैं, वो जैसे जैसे आप उसको यूज़ कर रहे हैं वो डेप्रिशिएट हो रही है, मीन्स की जो वैल्यू, जैसे आज आपने कोई गाड़ी खरीदी, 20 दिन के बाद आप उसकी वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज होकर मिलेगी, है ना, तो डेप्रिशिएट हो रही है, 1 साल के बाद फिर डेप्रिशिएट हो, लगातार 1 साल उसने यूज़ किया, तो डेप्रिशिएशन निकालेंगे उस पर्टिकुलर कार का कि इतनी वैल्यू से डेप्रिशिएट होगी, वो भी अमाउंट किससे चार्ज की जाएगी? एम्प्लॉई से चार्ज की जाएगी। रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस किससे चार्ज किया जाएगा? एम्प्लॉई से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अगर इसके बदले में कोई अमाउंट एम्प्लॉई से ली हुई थी, एनी अमाउंट चार्जेस बाय द एम्प्लॉई, वो माइनस कर देंगे, बाकी सभी चीज़ें ये ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो पेट्रोल का खर्चा हो गया, मेंटेनेंस का खर्चा होगा 8,000 रुपये, डेप्रिशिएट होगी है 5,000 रुपये से, तो टोटल खर्चा कितना होगा जो एम्प्लॉई को देना है, जो कि एम्प्लॉई की टैक्सेबल अमाउंट है 13,000 रुपये। मैंने कहा एम्प्लॉई से आप लोगों ने 3,000 रुपये पहले ही ले रखे थे, तो माइनस कर दो, 10,000 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी? परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी, सैलरी हेड के अंदर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जो कार है वो ऑफिस के लिए भी और वो प्राइवेट पर्पस के लिए भी हो, तो ये तो देखना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, अगर ड्राइवर की सैलरी भी, ड्राइवर भी क्या दे रखा है? एम्प्लॉयर ने दे रखा कि लो तुम्हें चलानी भी नहीं, तुम्हें बैठना है, जाना है, बैठना है, जाना है, तो ड्राइवर के लिए तो 900 रुपये फिक्स अमाउंट है, 900 रुपये ही दिए जाते हैं, याद रखने वाली बात है। ड्राइवर के लिए आपको 900 रुपये ही दिए जाते हैं, 900 रुपये चार्ज किए जाते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, जब मैं कहूँ कि जो कार है वो ऑफिस के पर्पस के लिए और आपके प्राइवेट पर्पस के लिए हो, तो इस केस में क्या होगा? ऑफिस के पर्पस से है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है कंपनी के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है। तो ये कहते हैं कि इस केस में हम क्या देखेंगे कि आपकी कार कैसी है। मैम कार कैसी होती है? कार होती है? नहीं बच्चे, कार होती है कि आपका जो क्यूबिक कैपेसिटी होती है ना आपकी कार की, छोटी कार है, बड़ी कार है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, स्मॉल कार, या फिर मैं कहूँ कि लार्ज कार। स्मॉल कार का मतलब क्या है? जिसका इंजन, जिस कार के इंजन की कैपेसिटी जो है ना, क्यूबिक कैपेसिटी जो है 106 मतलब कि 1.6 सीसी इंजन का तक है, तो उसे स्मॉल कार कहेंगे। अगर 1.6 सीसी इंजन का से ज़्यादा है, मोर है, ठीक है, उसका इंजन थोड़ा बड़ा होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक तो मारुति 800 दूं, मारुति सुजुकी दूं, स्विफ्ट डिज़ायर दूं, तो वो छोटी कारें हैं। फिर मैं कहूँ कि आपको 5 डोर थार दे दूं मैं आपको, ठीक है, आपको रेंज रोवर दे दूं, फॉर्च्यूनर दे दूं, ये सभी की सभी कार का इंजन क्या था? बड़ा है। जैसे जैसे इंजन बड़ा होता जाएगा, पेट्रोल की खपत भी तो ज़्यादा लेगा ना, या नहीं लेगा? इसलिए बोला गया है कि कार को बाइफरगेट करो। अच्छा, मैंने कहा कि कार को तो बाइफरगेट हमने कर दिया, अब क्या करना होगा? जैसे ये कहते हैं कि कार का बाइफरगेट कर दिया, क्यूबिक कैपेसिटी आप लोगों ने देख ली, तो यहाँ पे चार्ज किया जाएगा 1800 रुपये पर मंथ छोटी कार के लिए, बड़ी कार के लिए बड़ा खर्चा होगा 2400 रुपये पर मंथ। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर ड्राइवर भी किसका है? एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर रखा है, तो इस केस में 900 रुपये पर मंथ चार्ज किए जाएंगे, और यहाँ पर भी 900 रुपये पर मंथ चार्ज किए जाएंगे। कहते अच्छा, तो कहने का मतलब ये आपके एम्प्लॉय का खर्चा रहने वाला है कि कार पहले देखनी है, छोटी है, बड़ी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितना चार्जेस हम रिसीव करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मल जब हम घूमने जाते हैं, अगर हम छोटे व्हीकल के ऊपर जाएँ तो हमारा खर्चा कम आता है, अगर हम वही बड़े व्हीकल पे जाएँ तो हमारा खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि वो तेल की कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, उसकी भागने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा सीसी की इंजन ज़्यादा कंज्यूमेबल होती है ना। ये सभी की सभी अमाउंट क्या होने वाली है? ये परक्यूजिट वैल्यू, इसके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये बेनिफिट है, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, बात करें, एक क्वेश्चन ना, बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आपने 8 महीने ही कार यूज़ की, या फिर 1 साल 8 महीने कार यूज़ की, तो यहाँ पर ये बात रखना है कि चाहे 8 महीने हैं,
8 महीने के साथ, चल मैं ये कह दूँ 8 महीने 12 दिन है, 8 महीने 24 दिन है, ऐसा कुछ है, तो इन दिनों को ना मंथ पूरा कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि हाँ 12 दिन के पैसे दो, नहीं, इसको फुल मंथ कंसीडर किया जाएगा। ये बात ध्यान रखने की इसके अंदर। क्लियर है क्या? ये परफॉर्मा बिल्कुल समझ में आ गया। मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि जो मोटर कार क्या है, या तो खुद की होगी ऑनर की, ऑन एंड द हायर्ड की होगी, ठीक है, कार बाय द एम्प्लॉयर। हायर्ड होगी तो ऑब्वियसली बात है जितना खर्चा उसने उसके ऊपर लगाया है वो वहाँ पर आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर ऑन एंड हायर्ड ऑफ द कार बाय द एम्प्लॉई, ओ माय गॉड, एम्प्लॉई इतना दिल वाला हो सकता है, पहले एम्प्लॉयर देखते हैं, मैंने अभी आपको एम्प्लॉय समझाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेनिफिट हो गया एम्प्लॉय के लिए, और जो भी बेनिफिट दिया है आपको उसको अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे, और वही अमाउंट क्या हो जाने वाले, टैक्सेबल होने वाले। जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो केवल ऑफिस पर्पज़ के लिए है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। फिर मैंने कहा कि अगर वो आपकी प्राइवेट पर्पज़ के लिए है तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट पर्पज़ के लिए तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने उठाया हुआ है, एम्प्लॉयर ने मेंटेनेंस का खर्चा उठाया होगा, रनिंग का खर्चा उठाया होगा, ठीक है, ड्राइवर की कॉस्ट होगी। अगर उसकी खुद की कार है तो क्या करेंगे, उसकी 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ले लेंगे। दूसरा, अगर उसकी हायर्ड कार है तो क्या लेंगे, जितना उसने रेंट दिया होगा उस पर्टिकुलर कार के ऊपर वो ले लेंगे। समझ में आ गया? इसके अंदर डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट आएगा बेटे, आपके क्वेश्चंस में मैंने देखा था इसलिए मैंने देखा, ये एज इट इज़ रूल मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि दोनों के लिए यूज़ करते हो तो उस केस में हम चेक करेंगे कि हमारी कार कौन सी है, एक 1.6 सीसी इंजन की है अप टू, या फिर उससे ज़्यादा है। अगर उससे कम है 1.6 से तो ₹1800 तो गाड़ी का खर्चा होने वाला है, ड्राइवर की सैलरी 900 रुपये होने वाली है। यहाँ पर 2400 खर्चा गाड़ी का होने वाला है, 900 रुपये एम्प्लॉयर की ड्राइवर की सैलरी होने वाली है। पार्ट ऑफ द मंथ क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स 12 दिन, 24 दिन, 28 दिन, कुछ भी है, 17 दिन, 15 दिन, कुछ भी हो सकते हैं, उनको पूरा मंथ कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी, अच्छा ये चीज़ ना थ्योरी में लिखी हुई है, आप थ्योरी, क्योंकि एग्जाम के अंदर थ्योरी में आते हैं क्वेश्चन, तो चार्ट तो बना सकते हो, इसको आसानी में लिखने में भी आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, पढ़ लेना इसको, ठीक है, सारा एज इट इज़ है। काफ़ी सारे तरीक़ों से मैंने लिखा हुआ है कि जहाँ से आपको समझ में आ जाए वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत बहुत बहुत, जितना बहुत कहूँ उतना कम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, इफ द मोटर कार इज ओन बाय द एम्प्लॉई। कहते हैं कि कार किसकी है, एम्प्लॉय की, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ। कार किसकी है, कार है एम्प्लॉय की, पर जो मेंटेनेंस का खर्चा है, ठीक है, और रनिंग का खर्चा है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि और क्या था, ड्राइवर की कॉस्ट है, वो कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तो ऑब्वियसली बात है नील रहने वाला है, प्राइवेट पर्पज़ के लिए ऑब्वियसली बात है नील रहने वाला है, पर अगर ये खर्चा सारा का सारा एम्प्लॉय ही उठाता तब वो प्रॉपर नील हो जाता। अब इसने कहा कि ये मैं उठा रहा हूँ, तो जितना तुझे इसका ये बेनिफिट मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा, दैट्स इट। बस ये देखना कि बेनिफिट क्या मिल रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है। ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पज़ है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अगर प्राइवेट पर्पज़ है, ठीक है, और रनिंग एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस और ड्राइवर का खर्चा है, कौन रिम्बर्स कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो इस केस में वही एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, आपके लिए टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर ने पे किया बच्चे, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर पे नहीं करता, एम्प्लॉय ही पे करता, तो ये फुल्ली एग्जम्प्टेड होता, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट पर्पज़ के अंदर भी हम ये देखेंगे सेम एज इट इज़ कि कार कौन सी है, कार चेकआउट करेंगे कि कार का सीसी जो इंजन है वो क्या है, 1.6 है या फिर इससे ज़्यादा है। अगर इससे कम है, ठीक है, वो यहाँ लेंगे। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज समझने की बात है, क्योंकि कार किसकी है बेटे, इस टाइम एम्प्लॉय की कार है। और जब एम्प्लॉय की कार हो गई, इंजन भी उसका है, कार उसके, तो ऑब्वियसली बात है इंजन भी उसी का होगा। अच्छा, एम्प्लॉयर ने कहा कि ये थोड़ा बहुत खर्चा ले लो मुझसे, ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हें मैं 20,000 रुपये देता हूँ, ठीक है, 20,000 मैं तुम्हें देता हूँ, कार आपने लेके आया, उसके रिगार्डिंग आपको मैंने 20,000 रुपये दी। कहते अच्छा, जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने दिए हैं और जो भी खर्चा एम्प्लॉय ने खुद उठाया है, एम्प्लॉय की कार थी, अब सीसी उसका है, जितना सेम एज इट इज़ अमाउंट है ना वो आपको यहाँ से लेस करना होगा, जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि यहाँ से ना ये तो क्या हो गया, बेनिफिट अमाउंट हो गया। ध्यान से सुना इस बात को, ये क्या हो गया, बेनिफिट अमाउंट हो गया। एम्प्लॉयर कहता है कि ले भाई 20,000 रुपये, कहते हैं ठीक है जी। एम्प्लॉय कहते हैं कि मेरा तो भाई खर्चा पानी बस सर मेरी पॉकेट से बस इतना गया है। कहते हैं ठीक है, फिर अपनी पॉकेट से जितना गया तो 14,000 रुपये माइनस कर दे,
बाकी की मुझे वापस देना चाहते तो वापस दे दे, अदरवाइज उनके ऊपर तुझे टैक्स देना पड़ेगा। कहता लो सर आप ले लो या वो मुझे देना पड़े, दोनों को देना तो गवर्नमेंट को टैक्स है। तो इन 6,000 का क्या होने वाला है, टैक्सेबल अमाउंट आने वाला है। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या आपको इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसकी जो भी बेनिफिट, ये बेनिफिट ही बचा है ना, बैलेंस बचा है, इस बैलेंस के ऊपर टैक्सेबल होगा। ये कब बताया मैंने, जब एम्प्लॉय की खुद की कार होती है तब इसको माइनस करेंगे, अदरवाइज ये सिंपल केस जो हम कर रहे थे वो था। ठीक है, अच्छा ये थे सबसे बड़े टॉपिक आपके आज के पॉइंट में। अब केवल 2-2, 3-3 मिनट के पॉइंट रह गए। अच्छा, अब हमने कितना क्या कर लिया है, हमने कर लिया है, इसको मैं साथ साथ लिख रही हूँ। ठीक है, हमने कर लिया है बहुत अच्छे पॉइंट। सबसे पहले सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 को डिस्कस किया था, राइट? सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 को डिस्कस किया था। क्या था? रेंट फ्री एक्यूमोडेशंस, जिसके अंदर हमने होम का लिया था, ठीक है, होटल का लिया था, देन उसके बाद हमने साइट को डिस्कस किया था। समझ में आ रहा है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा था कि आपको मोटर कार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा बड़े थे जो कि हमारे हो चुके हैं। अब छोटे छोटे सेक्शन रह गए। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 क्या है कि आपको एक सप्लाई दी जा रही है, आपको बिजली सप्लाई की जा रही है, आपको पानी सप्लाई किया जा रहा है, आपको गैस की सर्विस दी जा रही है। ये ऐसा होता है गवर्नमेंट में, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी मतलब 3 से 4 व्यक्ति हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको ये सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनके जो क्वार्टर मिल रहा, ठीक है, साथ में आपको गैस की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है, ठीक है, आपको या तो फुल्ली एग्जम्प्टेड होगी या फिर ये कहेंगे कि आपको बिल्कुल इसका, अगर जो बिजली का बिल है वो मान लीजिए 4,000 आया तो आपको केवल हाफ पे करना है, कुछ एक ऐसी लिमिट्स होती हैं। ठीक है, पानी की सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बेनिफिट किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए है या नहीं है? तो इस सिचुएशन में क्या करने वाले हैं, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एनर्जी सप्लाई द सेम। कहते हैं कि अगर ये सर्विसेज एम्प्लॉयर किसी और को देता, अपने एम्प्लॉय को छोड़ के वो किसी और को देता, तो किसी और से चार्ज करता ना? कहता है हाँ जी बिल्कुल चार्ज करता, क्योंकि कमाना तो मुझे भी है। वो कहते हैं कि ठीक है, क्या चार्ज करता बता मुझे। कहते हैं मैं तो इनका 10,000 रुपये चार्ज करता। तो तुम्हारे दिमाग में ये आ गया, अच्छा एम्प्लॉयर इनसे 10,000 चार्ज करता, मीन्स की एम्प्लॉय को 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है, ला भैया एम्प्लॉय 10,000 के ऊपर टैक्स दे। क्लियर है? इफ द सप्लाई इन फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉय इज ओवन सोर्सेज, द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट वुड बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। समझ पा रहे हैं? अगर वही चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि उसने भी हायर ले रखा है, ये 2 चीज़ों में डिवाइड होगा, हायर्ड है तो ये चार्ज लेता, ठीक है, अगर उसका खुद का सोर्सेज है तो उसकी पर यूनिट जो भी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हुई है या फिर पर यूनिट जो भी डेली चार्जेस हो रही है, वो उसकी वैल्यू को देखा जाएगा। ठीक है, उस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि बिजली का बिल आता है नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट तक मैंने कहा, जैसे मैंने अपने यहाँ पे देखा है, जब हमने स्टार्टिंग में जब अपना ऑफिस ओपन किया था तो वहाँ पे 450, 650 तक मैक्सिमम अमाउंट आता था। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया, कंज्यूमिंग ज़्यादा होती रही, तो वैसे वैसे क्या हो रही है, इसका अमाउंट भी बढ़ता चला गया, तो वो हमें क्या करना पड़ा था, पे करना पड़ा था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये सर्विसेज अगर अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो आप ये देखो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर अपने खुद के साधन है, खुद के साधन में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखेंगे जो कि एम्प्लॉयर ने इनकर्ड किए। अगर वो कनेक्शन मीन्स कि वाटर का जो कनेक्शन है, सप्लाई का कनेक्शन है, एनर्जी का कनेक्शन है, ठीक है, बिजली के बिल का कनेक्शन है, अगर एम्प्लॉय के नाम पे हो या एम्प्लॉयर के नाम पे हो, जो भी एम्प्लॉयर ने एक्चुअली में पे किया है वही अमाउंट क्या जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। क्लियर है? ये हो गया है सेक्शन 4। कौन सा था ये? आपकी सर्विसेज कैसी थी? वाटर की सर्विसेज थी, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज थी और आपकी गैस की सर्विसेज थी। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ये कहते हैं कि आपके बच्चों की, जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर के पॉइंट में कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है जो कि 300 रुपये पर मंथ तक एग्जम्प्टेड होते हैं। याद है? एक तो मैं तुम्हें पैसे दूँ बच्चों के पढ़ाने के लिए, एक मैं कहूँ कि मैं ओनर हूँ, मैंने कहा आ ना एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे रहा यार स्कूल, अपने यहाँ पे यहाँ कॉलेज रहा, हम ही तो चलाते हैं, तुम अपने बच्चे को यहाँ डाल दो। कहते ये तो बात बिल्कुल सर सही है, आप इस तरह की सर्विस दे रहे हो। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, मेरा खुद की ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, मैंने मैंने अपने एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं मैंने उसी में उनका एडमिशन दिलवा दिया, ठीक है, बेनिफिट दिया, औरों से सस्ता होगा नहीं होगा।
तो गवर्नमेंट कहती है कि ये देखो पहले आप एजुकेशन किसको दे रहे हो। कहते हैं सर एजुकेशन तो एजुकेशन होती है, नहीं एजुकेशन होती है अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फीस कम लगेगी, अगर बड़ों को दे रहे हो तो फीस ज़्यादा लगेगी। मैंने कहा कि अगर मैं बच्चों को दे रही हूँ तो 1000 रुपये तक तो उसकी छूट है कि आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, उसकी फीस के ऊपर। जैसे ही 1000 से क्रॉस जाएगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। समझ रहे हैं? बच्चे के ऊपर। अगर दूसरा फैमिली मेंबर हुआ, मान लीजिए उसकी वाइफ है एम्प्लॉय की या उसका भाई है, ठीक है, बड़ी एजुकेशन करना चाह रहे हैं, तो उस केस में ये देखेंगे कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर कोर्स की, उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या फीस चार्ज की जा रही है। मीन्स कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले अगर वहाँ पर ही एडमिशन लेता तो आपको क्या पे करना पड़ता, क्योंकि वही तो है बेनिफिट। समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? इफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन एंड द ओन बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो वैल्यू नील होगी। अगर वैल्यू की जो बेनिफिट जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, बिलो द 1000 रुपये, वो भी किसके लिए, बच्चे के लिए। अगर जैसे ही उसके ऊपर उससे एनहांस हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर एक्सेस अमाउंट के ऊपर क्या होने वाली है, टैक्सेबल अमाउंट होने वाली है। अगर यहाँ तक है 1000 रुपये तक वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, ठीक है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन, आउटसाइडर इंस्टीट्यूशन से बात की जा रही है कि आपका खुद का नहीं है, आपने खुद हायर किया हुआ है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि कोई बड़ी एजुकेशन के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर जो है ना उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है आपकी एजुकेशन के ऊपर, वो देखेंगे। और दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय से अमाउंट चार्ज की है वो लेस कर देंगे। साथ में ये ज़रूर देखेंगे कि हाँ साइड वाले इंस्टीट्यूशन वाले क्या ले रहे हैं सेम इसी पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है। इनको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज़रूर देखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छे वाली सीरीज़ आने वाली है अब की बार, क्योंकि 2021 में मैंने इनकी प्रति वीडियो बनाई थी, बहुत पुरानी वीडियो हो चुकी है और बच्चे मोस्ट ऑफ वही देख रहे हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारी जो एजुकेशन अपडेट ही नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि अब की बार भी क्यों ना 2024 और 25 के सेशन के लिए बच्चों के लिए बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड बाय द ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग इट्स टू एम्प्लॉय रूल्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। सेक्शन रूल 5th क्या था आपकी एजुकेशन के लिए था, एजुकेशन फैसिलिटी। सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 किसके लिए है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है बच्चे ये, क्योंकि अलाउंसेस आ जाता है तो वो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। याद है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने करवाया था, आई होप कुछ बच्चों को याद है। कह रहे हैं कि मैम 3200 एग्जाम्प्टेड था। बेटा 3200 एग्जाम्प्टेड था बट डिसेबल के लिए था, याद है। अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसको जितने के कैश दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल था। अगर वो डिसेबल है तो उसे 3200 रुपये एग्जाम्प्टेड था, याद आया। हाँ, अब दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे इमोजी भेज रहे हैं। अब यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। देखो ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ है, अगर एयरलाइन वालों के लिए, रेलवे डिपार्टमेंट के लिए इनको दी गई है फैसिलिटी, ये पूरी एग्जाम्प्टेड है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एम्प्लॉई है, ठीक है। यहाँ इनका आने जाने का खर्चा हर डिपार्टमेंट में फ्री होता है, ठीक है। अगर इन केस इनके अलावा कोई और एम्प्लॉई है, इनके अलावा कोई भी एम्प्लॉई है, उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड की है वो, और या फिर कंसेशनल रेट पे, मीन्स कि अगर 50 रुपये की टिकट थी आपने उसको 20 रुपये में दे दी है, ठीक है, या फिर आपने बिल्कुल ही फ्री कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा अगर आपने बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। मैंने कहा कि 2 पैसेंजर थे, चलो 2 नहीं 5 पैसेंजर मान लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल पैसेंजर है, ठीक है, और ये मेरे नॉन का है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरी मम्मी है, पापा है, कुछ भी हो सकते हैं। मैं अब रोडवेज के अंदर काम करती हूँ, ठीक है, मेरी जो कंडक्टर की ड्यूटी लगी हुई, तो मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ पर इनकी टिकट ही नहीं ली, तो इस केस में क्या होगा, और बाकियों की मैंने सेम टिकट ले ली, बाकियों से सबसे 50-50 रुपये ले लिए, तो जो एम्प्लॉई से पैसा जो नहीं लिया, जो इसके लिए बेनिफिट के लिए था, वो सारा का सारा अमाउंट क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। क्योंकि ये देखा जाएगा कि अगर वही अमाउंट अगर आप ये जो एम्प्लॉयर पब्लिक को ऑफर करता तो कितना पैसा लेता। मैंने कहा मैंने 50 रुपये ली, तो इसके सैलरी में 50 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ में कि एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया तो उसको ऊपर टैक्स उसे देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा कि 50 रुपये लेके नहीं, मैंने उससे 20-30 रुपये लिए, 20 रुपये लिए, तो कहते अच्छा थी वैल्यू कितनी 20 की, आपने लिए कितने 20,
तो बाकी के 30 कौन देगा? इस पर या तो टैक्स दो, या तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा या एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। कहते हैं हम ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूस फ्रॉम द अबव द वैल्यू, जो भी वैल्यू थी उसमें से ये अमाउंट रिड्यूस कर दो। द अमाउंट पेड बाय द कवर्ड और फ्रॉम द एम्प्लॉय सच एज द बेनिफिट ऑफ द, क्योंकि ये बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी पे एयरलाइन और आपके रेलवे के अंदर जो डिपार्टमेंट है उनकी जो वैल्यू है पूरी एग्जम्प्टेड होगी। वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को वो, या फिर वो कोई अपना सामान लेके इधर से उधर आ रहे हैं तो उसके ऊपर उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उनकी वैल्यू के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अदर केसेस के अंदर आपको कैलकुलेट करना होगा, लॉजिकली सोचना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। ये आपका आ जाता है बच्चे अब सेक्शन 7 आ जाता है, और इसके अंदर आपके मैंने बताया था कि काफ़ी सारे पार्ट आते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के पता है क्या कहता है? ये कहता है कि आपके एम्प्लॉय के लोन को आपने सर्विसेज दी, मीन्स कि ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई कहते हैं सर मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे पैसों की अरेंजमेंट करो। कहते कोई बात नहीं, तुम मेरे इतने अच्छे एम्प्लॉई हो, मैं तुम्हें पैसों की सर्विसेज दूंगा, अच्छी तरीके से दूंगा। अच्छा तो सर आप कितना इंटरेस्ट लोगे? कहते छोड़, तू मेरा इतना अच्छा एम्प्लॉय है, मैं तुझसे इंटरेस्ट लेता ही नहीं। गवर्नमेंट तुम यहाँ गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट में तुम्हें जो को मैंने भर्ती किया हुआ है, तुम यहाँ देख रहे हो नज़र गड़ा के, एम्प्लॉयर इतना दयावान बन रहे हैं। एम्प्लॉय थोड़ा खुश हो गया कि यहाँ उसकी पहली कंडीशन ठीक नहीं थी, वो तो इस बात को लेकर खुश हो गया कि मुझे ब्याज नहीं देना पड़ेगा जो मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ। कहते अच्छा इनकम टैक्स मीन्स कि तुम बता रहे हो, रुक जाओ हम आ रहे हैं, हमें क्यों गुस्सा उठा रहे हो। कहते जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, या फिर मैं कहूँ कि कंसेशनल लोन दिया है, मीन्स कि जितना रेट था, जो भी मैंने आपको समझाया ना कि 50 रुपये की टिकट थी, या तो बिल्कुल ही नहीं लिया या फिर आपने उससे केवल 20 रुपये लिया। तो इस सिनारियो में जो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है 50 रुपये का इधर साइड से 30 रुपये का नुकसान गवर्नमेंट ये कवर करेगी। तो इसी तरीके से लोन तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट फ्री दिया, ये क्यों दिया भाई? हमें थोड़ी ना, मतलब सरकार नहीं मतलब इसको फेस कर पा रही। तो उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा कि लोन किस पर्पज़ के लिए लिया है। वो कहती है देखना पड़ेगा हमने लोन किस पर्पज़ के लिए दिया है। अगर वो लोन किस पर्पज़ के लिए दिया हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया हो, ठीक है, आपको गहन मतलब बहुत ही भयंकर बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, HIV हो गई, इस तरीके की प्रॉपर बीमारी है, ठीक है, तो ऐसे अगर आपने उस पर्पज़ के लिए लोन दिया है तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट नील होगा। तो मीन्स कि गवर्नमेंट भी तो मतलब आप भी, जो आपको मैंने इनकम टैक्स का ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है, आप भी दयावान है, आपने कहा कि ओके चलो इनके लिए तो हम भी दे देंगे। अच्छा मैंने कहा अगर मैंने मेडिकल सर्विसेज के लिए नहीं लिया तो, कहने का मतलब अदर पर्पज़ के लिए लिया तो, ठीक है, अच्छा अदर पर्पज़ के लिए लिया तो ये देखा जाएगा कि आपकी अमाउंट है कितनी है। आपकी अगर अमाउंट लोन की 20,000 रुपये तक है तो कोई टैक्स नहीं है, नील, जाओ तुम्हें माफ़ किया। अगर जैसे ही 20,000 से ऊपर हो जाती है, मोर देन 20,000, गवर्नमेंट कहती है कि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हम इतना टॉलरेट नहीं कर सकते। कहते हैं अच्छा ठीक। ये देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि आपने मेडिकल सर्विसेज के लिए लोन लिया, ठीक है, मेडिकल के लिए मान लीजिए आपने 60,000 रुपये का लोन लिया, और आप ये सोच रहे हैं कि मैम मैडम ने तो बोला था 20,000 रुपये तक एग्जम्प्टेड है, बट मैंने कहा कि मैंने मेडिकल सर्विसेज के लिए लिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया है तो एग्जम्प्टेड। अच्छा मैंने कहा कि मैंने मोटरसाइकिल खरीदनी थी, मोटरसाइकिल 20,000 की तो नहीं आएगी, मैंने कहा कि मेरे को कोई एक फ़ोन खरीदना था और उस फ़ोन की वैल्यू 19,998 थी, 988 ले लीजिए, तो आप ये कहेंगे कि मैम आपने बोला था मेडिकल सर्विसेज के अलावा जब नहीं होगा, अलावा जब होगा वो टैक्सेबल होगा। अरे बेटा अमाउंट तो देखो ना, 20,000 से कम है तब भी नील होगा। अच्छा मैंने कहा कि मेरे को कार लेनी है और मैंने 40,000 का क्या कर दिया, लोन ले लिया, ठीक है, सेकेंड हैंड कोई कार लेनी है मुझे छोटी सी, ठीक है, तो ये देखो पर्पज़ भी अलग है, कार खरीदने के लिए अमाउंट भी ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है, तो ये सरकार कहते हैं कि इसके ऊपर SBI जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा मैं तुमसे उतना ही अमाउंट के ऊपर टैक्स लूँगा। समझ में आया? ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, ये मैंने बता दिया मेडिकल ट्रीटमेंट, और 20,000 से कम की अमाउंट है तो फुल एग्जाम्प्टेड। जैसे ही 20,000 से ऊपर जाएगी आपके लिए टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा, जितना अमाउंट आपकी SBI चार्ज करेगी फर्स्ट डे से, ठीक है, ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मीन्स कि मान लीजिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कैसे चलता है, अब 1/4/2024 से स्टार्ट होकर 31/3/2025 लग गया, और मैंने कहा कार के लिए लोन मैंने यहाँ लिया,
ठीक है, मैंने कहा कि 60,000 के ऊपर लोन मैंने यहाँ लिया, ठीक है। अब क्या लगने वाला है, अब अगले महीने के लिए तारीख ले लेते हैं, सितंबर है, 1 सितंबर को मैंने लोन लिया है, ठीक है। इस तारीख पर इंटरेस्ट जो था ना, इंटरेस्ट की रेट जो की थी 10% थी, यहाँ पर 15% हो गई है, यहाँ पे 7.5 हो गई। तो आपसे मैं पूछूं तो कौन सा इंटरेस्ट रेट लोगे, 15% वाला लोगे, 10% वाला लोगे, या फिर 7.5 वाला इंटरेस्ट इसके ऊपर लगाओगे 60,000 के ऊपर, बता सकते हो? कह रहे हैं 15%। मूर्ख इंसान हैं, मूर्ख इंसानों, यहाँ नीचे नजर नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। देखो फर्स्ट डेट ऑफ द रेलिवेंट, क्योंकि ये टैक्सेबल कब होगा, अगले साल होगा ना, प्रीवियस ईयर, तभी तो प्रीवियस ईयर बनेगा। कहाँ दिमाग गया हुआ है तुम सबका? कोई बात नहीं भाई, कर लो मिस्टेक, एग्जाम टाइम पे तुमने किया ना ऐसे मिस्टेक, तुम्हें देख लेना, ढूंढ ढूंढ के पीटना पड़ेगा तुम्हें, लग रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। वो कहते कि पिछले साल जो पहली तारीख थी उस दिन जो भी इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, मीन्स की 10% लगेगा। समझ में आया? चलो ये ऐसे चार्ज किया जाए, मीन्स कि आपको किसी भी तरीके से छोड़ेंगे नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट रेट वुड बी द रेट चार्ज बाय द SBI ऑफ द इंडिया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन ऑफ द सेम टाइप एंड द सेम पर्पसेज एडवाइज्ड बाय द जनरल पब्लिक। अगर वही लोन आप 60,000, कहते हैं कि एम्प्लॉयर अगर ये तो किसी और का देता, किसी और को देता तो कितने रुपए चार्ज करता, कहते इतना तो करता ही करता, बट वो रेट किस हम किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, SBI से डिसाइड करेंगे। मीन्स कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, डजेंट मैटर आप कैसे करें, ठीक है। सेक्शन ये आगे समझ में, रेंट फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन एंड कंसेशनल लोन। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्या कहता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 11 हॉलीडे अलाउंसेस। हॉलीडे है ना, यस, हॉलीडे अलाउंसेस कह रहे हैं कि आप घूमने जा रहे हो, मस्ती करने जा रहे हो, ठीक है, आप घूमने गए, आपने वहाँ पे ट्रैवलिंग का भी खर्चा हुआ होगा, रहने का खर्चा हुआ होगा, खाने पीने का खर्चा हुआ होगा। गवर्नमेंट कहती है ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉयर ने तुम्हें हॉलीडे के लिए दिया है, जाओ छुट्टियां मना के आओ, हैं, हॉलीडे पे जितना भी खर्चा होगा और सारा का सारा एक्सपेंसेस किसने पे किया हो, वो सारा का सारा एक्सपेंसेस आपके एम्प्लॉयर ने पे किया हो, तो सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये देख लो, पढ़ लेना इसको, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, क्या एम्प्लॉयर का कॉस्ट आया है। अगर एम्प्लॉय से उसमें से कुछ अमाउंट ले रखी है एज ए सिक्योरिटी, कि मैंने कहा कि एम्प्लॉयर ने कहा लो 20,000 रुपये तुम्हें मैं हॉलीडे बनाने के लिए देता हूँ, उसमें से तुमसे 3,000 रुपये पहले ही ले रखे हैं, तो ये 17,000 बच जाएंगे। तो ये जो 17,000 बचे हैं वो क्या हो जाने वाले, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूजर्स। समझ में आ गया? अगर ये अमाउंट बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर है पॉजिटिव रहा, क्या पता एम्प्लॉई ने इनको 25,000 रुपये दे रखे हो तो 5,000 तो नेगेटिव में होगा ना, ये तो टैक्सेबल नहीं होंगे। दैट्स इट, समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं वैल्यू ऑफ द फ्री मील। वाह जी वाह, मीन्स की खाना फ्री में दे रही है तुम्हें, हैं, खाना फ्री में दे रही है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 किसके लिए है, फ्री मील। अच्छा, फ्री मील है, आप ऑफिस में काम कर रहे, जैसे मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मेरे को चाय हो गया, ठीक है, स्नैक्स हो गया, ठीक है, कई बार कॉफ़ी भी हो जाती है, कई बार हम पिज़्ज़ा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, ऑफिस में काम करते करते मैं मील का यूज़ कर रही हूँ, तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। ध्यान से सुना, ऑफिस में काम कर रही हूँ, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है, और देन उसके बाद मेरे को वो सर्विसेज दी जा रही है, तो मेरे लिए वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, अब यहाँ पर ये देखिए फिगर, यस, अगर आपको लंच की फैसिलिटी दे रही है या फिर मील की फैसिलिटी दी जा रही है, तो यहाँ पर ये चेकआउट किया जाएगा क्या दिया जा रहा है। पहले बात तो टी है, स्नैक्स है, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, मीन्स कि ऑफिस टाइम है, तो ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है। याद रह जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ऑफिशियल पर्पज़ के लिए एग्जम्प्टेड होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ या तो स्पेसिफिक अमाउंट होगा, नॉर्मल अमाउंट से बहुत कम होता है, या फिर वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। तीसरी बात मैंने बताई थी कि जितना भी बेनिफिट एम्प्लॉय को देगा, वो बेनिफिट में से अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ एक अमाउंट चार्ज पहले ही कर रखी है, वो माइनस करके वो टैक्सेबल होगा। क्या ये ऐसे ही कंसेप्ट चलता रहा है? यस। अगर आप रिमोट एरिया में गए हुए हैं, मीन्स कि जहाँ पे इतने खाने पीने की सर्विसेज है ही नहीं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर साइट पे गए हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पर आपको जो सर्विस दी जाती है खाने पीने की, वो आपकी फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है।
तो टैक्सेबल कौन सी है मैम? टैक्सेबल नेक्स्ट है। कहते हैं कि फ्री फूड है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर है, एट अ प्लेस ऑफ वर्क है, बट ध्यान से सुनना, बट जो फ्री मील है ना वो 50 रुपये पर डे, मीन्स कि आप केवल 50 रुपये तक तो फ्री में खा सकते हो, ऊपर खाया टैक्स देना पड़ेगा। मैम अभी तो कह रहे थे फुल्ली एग्जम्प्टेड है, क्या लिखा हुआ है? टी और स्नैक्स। अगर आपने दिन में 5 चाय भी पी ली, ठीक है, टी और स्नैक्स के ऊपर तो बेटे फुल्ली एग्जम्प्टेड है, इनके अलावा कुछ और चीज़ें आप यूज़ करते हो तो आपके लिए 50 रुपये तक तो एग्जम्प्टेड है, परंतु उससे जैसे ही एक्सीड होगी 55 रुपये तो 5 रुपये के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी सैलरी हेड के अंदर सैलरी के अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये है मैम। और हाँ, ये भी बात है कि पूरे 30 दिनों में से 25 दिन तक ही अलाउड है, सारे दिन के लिए मील नहीं दी कि हाँ संडे को भी आए, हाँ 50 रुपये खाना खा के चले गए घर, नहीं। साल महीने के अंदर 25 दिन, ठीक है, पूरे साल में कितने हो जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि मेरे को 50 रुपये की छूट मिली है तो यहाँ पे मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल 15,000 हो जाएगा। मीन्स कि 15,000 तक आपका अमाउंट एग्जम्प्टेड रहेगा, जैसे ही ऊपर जाएगा अमाउंट तो वो टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ और कि आपने 25 दिन के लिए मील लिया, ठीक है, 25 का नहीं लेते, ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो जाएगी। मैंने कहा कि एक दिन में आपने खाना खा लिया वहाँ पर 80 रुपये का, मैक्सिमम एग्जम्पशंस कितनी मिलेगी? एग्जम्पशंस मिलेगी बच्चे आपको 50 रुपये की, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 30 रुपये। ये 30 रुपये आपके सैलरी हेड के अंदर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हो? बस तो फिर यही तो समझना था और कुछ नहीं समझना था। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं वैल्यू ऑफ द गिफ्ट और वाउचर और टोकन। मीन्स कि एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट दिया है, कोई वाउचर दिया है, कोई टोकन दिया है। आपने कभी कॉन्वोकेशन अटेंड की है? आई होप ग्रेजुएशन में तो कॉन्वोकेशन अटेंड की होगी। अब ओ माय गॉड, तुम सब भी बच्चे ग्रेजुएशन के हो, जो मास्टर्स डिग्री के देख रहे बच्चे उनके लिए मीन्स की कॉन्वोकेशन होता है जब डिग्री मिलती है ना, या फिर कोई आपने कभी देखा हो स्कूल के अंदर जब हमारे यहाँ पे फंक्शन होता था ना, तो आपको एक टोकन दिया जाता था कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको टोकन दिया जाता था, और वो टोकन को यूज़ करके आप खाने पीने का सामान खरीद सकते थे, है ना। मुझे याद है जब हम अभी कॉन्वोकेशन में गए थे, जब मेरी डबल मास्टर्स हुई थी, तो मैंने वहाँ पर देखा था कि हमें कॉन्वोकेशन 150 रुपये का मिला था, ठीक है, ये अलग था। और जो मेरिटोरियल स्टेटस थे हमारा, ठीक है, उसके अंदर 350 रुपये का क्या है हमें टोकन मिला था। मीन्स कि मुझे टोटल 500 रुपये का खाना मिला था कि हाँ तुम 500 रुपये का खाना यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर ये टोकन की अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हुई तो ये ज़्यादा अमाउंट टैक्सेबल होगी, 5,000 तक हुई तो एम्प्लॉयर, ऑब्वियस ही बात है, हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सिटी टीचर्स थे, ठीक है, उन्होंने हमें टोकन दिया, हम एज ए फैसिलिटेटर से हमें बेनिफिट मिल रहा है, 500 रुपये का खाने के लिए मिल रहा है, हम कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। बच्चे पूछ रहे मैम आपने क्या खाया है हमने ग्रुप में मिलके खाया था, बट हाँ हम छोड़ के नहीं आते क्योंकि हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ जो बेनिफिट है इसको फुल यूज़ करना चाहिए। हमने 500 रुपये तक का हमने जो ग्रुप था हमारा, ठीक है, जो हमारे सीनियर्स थे, जो हमारे जूनियर्स थे, हमने सब ने मिल के कुछ ना कुछ सामान खरीदा, जो बच गया था खाना, जैसे कि मोस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बची थी हमारी, तो हम साथ में लेके चले गए थे। हमने जब बस में आए थे, ठीक है, तो हम उस टाइम उनको यूज़ किया था। अच्छा, हम भी ऐसे ही करेंगे, हाँ तुम भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द एनी गिफ्ट ऑफ द वाउचर्स और द टेकन इज अ ल्यू ऑफ द विच सच gift may be the received by the employees or the number of his household from the employer is exempted up to there is rupees 5,000 in the aggregate during the previous year। पूरे साल गए, कभी सोचो कि एक बार कॉन्वोकेशन अटेंड की फिर दूसरी बार कॉन्वोकेशन अटेंड करेंगे, नहीं। अगर आपको पता है तो अगर आप काफ़ी सारे कोर्सेज में एनरोल हो तो क्या होता है कि कोई डिग्री जून में कंप्लीट हो जाती है, कोई डिग्री दिसंबर में कंप्लीट हो जाती है, तो क्या पता आपको 2 कॉन्वोकेशन मिले और उनकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो जाए ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर इससे कम है, मान लीजिए गिफ्ट मिला मुझे कोई 8,000 रुपये का, तो मेरे पास तो एग्जम्प्टेड केवल 5,000 है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी? 3,000 होगी। दैट्स इट। बस पढ़ने पे ध्यान दो, आ जाओ वापस। 3-4 पॉइंट और रहते हैं, फटाफट करते इसको कंप्लीट। तो सबका मन वहाँ लग गया है। नेक्स्ट देखो क्या दिया, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडिंग बाय द एम्प्लॉयर। क्रेडिट कार्ड दे दिया है कि जाओ खर्चा करो। अगर ऑफिस के लिए खर्चा कर रहे हैं तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, पर्सनल है तो जितना अमाउंट उन्होंने यूज़ किया है वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। जल्दी से रीड करो इसको।
आ गया समझ में? नेक्स्ट जाता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ द परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लब एक्सपेंडिचर ऑफ द मेंबरशिप, सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनका क्या होता है, क्लब के अंदर मीटिंग्स होती है, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनका क्या है, मीटिंग क्लब में होती है। तो क्लब को हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होगा, सभी मेंबर्स आएंगे उस क्लब के अंदर और वो वहाँ पे मीटिंग करेंगे, एजेंडा सेट करेंगे, वापस चले जाएंगे। अब क्या वहाँ पे ऐसे ही बैठ के चले गए होंगे, कुछ तो खाया पिया होगा ना, क्लब के अंदर इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर यूज देखा जाता है, अगर ऑफिशियल पर्पज है, यस फुली टैक्सेबल है, फुली एग्जम्प्टेड है। प्राइवेट होगा तो हम अमाउंट देखेंगे। देखो प्राइवेट पर्पज के लिए है तो जितना भी एम्प्लॉयर ने खर्चा इनकर्ड किया है, ठीक है, आपको वहाँ पर अरेंज करने के लिए, आपके खाने के लिए, आपकी ट्रीटमेंट देने के लिए, आपके लिए एक सर्वेंट भी रखा होगा, उसके जितना भी खर्चा बनाएगा आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट को। वो सभी के सभी हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और वो कैश क्या हो जाए, सैलरी हेड में ऐड हो जाएगा। अगर जैसे ही मैंने कहा कि आपकी ऑफिशियल ड्यूटी थी, ठीक है, या फिर आपकी स्पेसिफिक एम्प्लॉइज़ के लिए वो क्लब बनाया हो कि आपकी हेल्थ फिटनेस बहुत प्रॉपर रहे, ठीक है, किसी भी तरीके आपको हेल्थ इशू ना हो, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, ठीक है, हेल्थ क्लब हो गया, इनके लिए आप उनको ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफिशियल है, क्योंकि एम्प्लॉयर नहीं चाहता मेरा एम्प्लॉय एक दिन भी छुट्टी मारे, तो उसके लिए इसने कहा कि तुम डेली जिम आया करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो अमाउंट क्या है, एग्जम्प्टेड है, नील है। 2 पॉइंट रहते हैं, फटाफट कर लेते हैं, मजाक बहुत हो गया तुम्हारे साथ। देखो परक्यूजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ द एम्प्लॉयर मूवेबल एसेट्स, क्या लिखा हुआ है, दोनों पॉइंट अलग अलग है, ध्यान से सुना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज लिखा हुआ है, मीन्स कि केवल यूज के लिए दिया है आपने उसको, एम्प्लॉय को, कि एम्प्लॉयर कहते हैं मेरे पास इतने सारे कंप्यूटर रखे, तू नया खरीद रहे, तुझे 10 दिन के लिए चाहिए ना, तो ऐसे कर ऑफिस का उठा के अपने घर ले जा, यूज के लिए दिया है। अच्छा, जैसे ही मैं कहूँ कि अगर वो परमानेंटली क्या कर ले, ट्रांसफर कर दे, तो एम्प्लॉय कहते हैं कि मुझे तो सर प्रॉपर खरीदना है, बच्चों को भी जरूरत है, मुझे नहीं, 10 दिन के लिए जरूरत है, फिर बच्चों को पूरे साल तक जरूरत है। कहते हैं अच्छा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने 100 कंप्यूटर रखे, तो मैं एक उठा के ले जा, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके पैसे मुझे दे दियो, ऐसा। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में डिस्कस किया है, और ट्रांसफर का पॉइंट आपके सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 में डिस्कस किया है। जब प्रोक्यूजिट्स है, मूवेबल जो एसेट्स है, हम क्या कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं, या मेरे को प्रॉपर ट्रांसफर कर देते हैं। सुनो क्या कह रहे हैं, अगर नॉर्मली यूज के लिए है तो हम देखेंगे कि जो मूवेबल एसेट्स हैं ओनर की खुद की है, तो हम क्या करेंगे, 10% ही चार्ज करेंगे। जैसे कि हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन में किया था कि अगर फर्नीचर ओनर का खुद का है तो उसमें 10% फर्नीचर किया था ना, ठीक है। अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इफ एनी अदर मूवेबल एसेट्स है जो कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, मीन्स कि मैंने जब खरीदी थी 2014 में खरीदी थी, अब 2024 लग चुका है, 14 नहीं 13 कर देते हैं, तो 10 साल से ज़्यादा होगी। अब उसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, ऑब्वियस सी बात है वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होगी, है ना। तो अगर आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप की आपने जब खरीदा था और उसके खरीदने के 10 साल गुजर चुके हैं, तो उस केस में आपके इससे जो चार्ज की जाएगी कुछ भी नहीं चार्ज की, क्योंकि पहले ही उसकी मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ आपको पता है जो कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, अगर मैंने उसको 5.5 लाख के अंदर खरीदा है तो उसके ऊपर हर साल पहली बात तो डेप्रिशिएट बहुत हैवी अमाउंट में होता है, 40-30% पे होता है, ठीक है। डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में करेंगे इसको अच्छे से डिस्कस, ठीक है। तो ये अब देखो हर साल डेप्रिशिएट होगा, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से होते हैं, पता है, जिसकी हर साल जितनी वैल्यू हो रही है, जिसकी इस साल क्या होगा, 1 लाख के ऊपर मैंने कहा कि मेरे 40% ऑफ हो गया, 40,000 को माइनस कर दो, कितनी वैल्यू रहेगी, 60,000, अगले साल फिर 40% होगा, जिसकी 24,000। अभी देखो 10 साल में ऐसे करूँगी तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी ना, तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, नील होगी परक्यूजिट्स की। अगर मूवेबल जो एसेट्स है किराए पे ली हुई है एम्प्लॉयर ने खुद ही, पहली बात क्या पढ़ी थी हमने, खुद का है, ठीक है, तो 10% लेंगे। अगर खुद का है बट 10 साल पुराना हो चुका है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर खुद का नहीं है, उधार लिया हुआ है, तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे कर रखा है वो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, इनकेस मैं सेल कर रही हूँ तो मुझे 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या, अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आइटम्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स अलग होगी। मूवेबल एसेट्स और मोटर कार्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स अलग होगी, और इनके अलावा जो बच गई उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी। सुनो,
ये कहते हैं कि आपके पास कोई कंप्यूटर था, मैं उसी का एग्जांपल ले रही हूँ जो भी मैंने आपको समझाया। एम्प्लॉयर कहता है कि लो तुम क्या याद रखोगे, हम मैंने तुम्हें इसको बेच दिया है। कहते कितने में दिया सर? कहते 2 लाख में दिया। यहाँ पर चेकआउट करनी पड़ेगी कि आपने खरीदा कब था। मैंने कहा कि मैंने 1/1/2022 को खरीदा ये कंप्यूटर। एम्प्लॉयर कह रहे हैं, कहते कि तुम कब ले रहे हो? मैंने कहा कि सर जो आज तारीख है 1 अक्टूबर है, आज 2024 लगा हुआ है, ठीक है, सितंबर लगा लीजिए। नहीं, कहते अच्छा, इस टाइम ये देखेंगे कि एम्प्लॉयर ने इस कंप्यूटर को कितना यूज़ किया है। जितने साल उसने यूज़ किया है उतने साल तक 50% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और वो भी किस मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। समझ में आ रहा है? बताती हूँ। अब मैंने कहा कि 1/1/22 से 22, 23, 24 3 साल तो पूरे हो गए, प्लस कितने महीने और हो गए? 9 मंथ्स और हो गए। यहाँ पे मंथ्स को इग्नोर करना है। क्या करना है? मंथ्स को इग्नोर करना है। मीन्स कि 3 साल तक इसने कंप्यूटर यूज़ किया। पहले साल यूज़ किया, दूसरे साल यूज़ किया, तीसरे साल यूज़ किया, और तीसरे साल के बाद वो उसको सेल कर रहे हैं, और उसकी कह रहा है कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख रुपए में तुम्हें सेल कर रहा हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जितने में तुम सेल कर रहे हो इट्स ओके, डजेंट मैटर, बट हम इसकी 50% हर बार क्या लगाएंगे? डेप्रिशिएट वैल्यू निकालेंगे। कहते कितना होगा इसका? 50% कितना होगा? 50% करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। मीन्स कि 1 लाख डेप्रिशिएट वैल्यू है। उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी रहेगी? 1 लाख रहेगी। अब फिर इसके ऊपर 50% लगाएंगे, दूसरे साल का डेप्रिशिएशन 50,000 हो जाएगा, तो बैलेंस कितना बच गया? 50,000 फिर बच गया। फिर मैंने इसके ऊपर 50% लगा दिया तीसरे साल का, और तो मेरे पास 25,000 बच गए। माइनस करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू अब फिलहाल कितनी है? एट प्रेजेंट 25,000। ये वैल्यू क्या होगी? आपकी सैलरी हेड की अमाउंट में ऐड हो जाएगी, और ये टैक्सेबल अमाउंट है। शायद तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है जल्दी से बताओ मुझे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ द मोटर मूवेबल एसेट्स है, जो कि मोटर कार है, इस केस में हम क्या करेंगे? देखो लिखा हुआ है ईच कंप्लीटेड ईयर को लेना है, पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करना है। मोटर कार है उसमें भी आपको 20% लगाना है, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से, मीन्स की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। इसका 50% है, इसका 20% है, ट्रीटमेंट सेम होने वाली दोनों में। यही बात कह रहा है, कंप्लीटेड ईयर आपको लेना है। अगर अदर मूवेबल एसेट्स है तो उसका 10% लेना है, ठीक है। 50, 20 एंड 10 याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। चलो तो फिर हो गया हमारा परक्यूजिट का टॉपिक। बाकी जितने भी आपकी वैल्यू बच जाए, जितनी भी आपकी परक्यूजिट की फैसिलिटीज़ बच जाए, जैसे कि मेडिकल से ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर जो छोटा मोटा खर्चा आ रहा है, मेडिकल रिम्बर्समेंट हो रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आइए आप रीड आउट कर लेना, आपको थोड़ा सा फिर तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये आज का टॉपिक है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं? सुपर एनिमेशन फंड्स बेनिफिट्स करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्रेचुटी, पेंशन। ये जो है ना, स्टार मैंने ऐसे नहीं लगाए हुए, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करके। आपको यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। लास्ट जितने भी साल के हैं 2024 तक अपलोड किए हुए मैंने, जो जिनका पेपर अभी आई होप मई के अंदर भी ख़त्म हुए, कई यूनिवर्सिटीज़ के पेपर तो मई जून जुलाई तक, तो वहाँ तक हमने सभी पे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं, तो आप चेक कोट कर सकते हैं क्वेश्चन पे विजिट करके पेपर पे। ये नेक्स्ट में करेंगे ग्रेचुटी पेंशन्स क्या है, ठीक है। उम्मीद करेंगे जो चैप्टर है जो आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर देना। आज हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं परक्यूजिट्स के तो ₹9 आपको पे करने पड़ेंगे स्पेसिफिक फॉर द परक्यूजिट। लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कैसे आप इनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कल परसों लगातार वीडियो आएंगी, ठीक है। 27 तारीख तक हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब हम रिवीजन सेशन करेंगे, ठीक है। फास्ट रिवीजन होने वाली है, ठीक है, विद इन 20-30 मिनट्स के अंदर। ओके, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हाँ, ये थ्योरी के लिए भी है, प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे थोड़ी ना लगी हुई हूँ, हैं, और तुम लोग ऐसे थोड़ी ना बैठे हो। चलो।